वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर में सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखा था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देखे थे, बराबर है। अब ये हो गए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल। अब हमें आगे जाना है टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर एग्जाम्पल के तरफ। तो ऑलरेडी हमने ये टॉपिक शुरू कर लिया है और उसमें से एक एग्जाम्पल देख भी लिया है डैनियल सेल का। डैनियल सेल प्राइमरी एंड रिवर्सिबल सेल है, बराबर है। प्राइमरी एंड रिवर्सिबल सेल है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सॉल्व ब्रिज के साथ हमने देख लिया है। अब हमें आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल की तरफ जाना है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। जैसे व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल सेल, मैंने आपको डैनियल सेल के वक्त बता दिया था, लेकिन आज वापस दोहरा देता हूं। व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल सेल? अ सेल इन विच सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स just by applying an external EMF slightly greater than the EMF of cell is called as reversible cell। यानी कि ऐसी सेल जिसमें हम कभी भी सेल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? जस्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल EMF जो ग्रेटर होना चाहिए EMF ऑफ सेल से। जैसे डैनियल सेल का EMF 1.1 वोल्ट है, अगर मैं एक्सटर्नली एक सेल अटैच करता हूं जिसका EMF 1.12 वोल्ट है या 1.15 वोल्ट है, तो क्या होगा? सेल रिएक्शन रिवर्स होगी। तो जब भी कभी हम सेल की रिएक्शन को रिवर्स कर पाएंगे जस्ट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल EMF स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल, तो उसे क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल सेल बोला जाता है। और रिवर्सिबल सेल का हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है जिसका नाम है डैनियल सेल। तो बच्चों, आपको रिवर्सिबल सेल यानी समझ में आ गया। द सेल इन विच सेल रिएक्शंस कैन बी रिवर्स at any stage just by applying an external EMF slightly greater than the EMF of cell is called as reversible cell। इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। और एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, कौन सा? लेड एक्यूमुलेटर, जो देखने वाले हम, बराबर है। तो डैनियल सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल सेल। Daniel cell is a primary reversible and lead accumulator is secondary reversible। दूसरा टाइप है इरिवर्सिबल सेल, वो भी हमने डैनियल सेल के वक्त ही आपको बताया था, वापस दोहरा देते हैं। द सेल इन विच सेल रिएक्शन कैनॉट बी रिवर्स एट एनी स्टेज जस्ट बाय इंक्रीजिंग an external EMF slightly greater than the EMF of cell is called as irreversible cell। मतलब ऐसी सेल जिसको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते, जिसकी सेल रिएक्शन को हम चाहकर भी रिवर्स नहीं बना पाएंगे, चाहे आप एक्सटर्नल EMF कितना भी ज्यादा क्यों ना रखें, सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। मतलब वो सेल क्या है? इरिवर्सिबल सेल है। और उसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल, जो हम टॉर्च में सेल डालते हैं ना एवरीडे का, वो क्या है? इरिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है। यूज करो एंड फेंक दो, उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल सेल। तो वापस एक बार डेफिनेशन देखो। द सेल इन विच सेल रिएक्शन कैनॉट बी रिवर्स एट एनी स्टेज जस्ट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल EMF स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सेल। और इरिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बता दिया, कौन सा? ड्राई सेल और लेक्लांचेस सेल। अब प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ये भी अपना टॉपिक हुआ है। प्राइमरी सेल किसे बोलते हैं? ऐसी सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। मतलब प्राइमरी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी, उसे बोला जाता है प्राइमरी सेल। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? The cell in which electrical energy can be generated within itself at the cost of chemical energy is called as primary cell। जैसे कि किसान जो है वो प्राइमरी है, वो अनाज का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, फसल मतलब बीज बोते हैं, फसल काटते हैं, अनाज तैयार करते हैं, और वो प्राइमरी सेल जैसे हैं, अनाज तैयार करने वाले। लेकिन जो मार्केट ऐड में व्यापारी रहते हैं, व्यापारी बोलते हैं हम उसको, तो व्यापारी लोग जो है वो अनाज उगाते नहीं है,
किसानों के पास का अनाज लेते हैं और अपने गोदामों में स्टोर करते हैं और जब अच्छा भाव आए तब बेचते हैं। वो अनाज पैदा करने वाले नहीं है, वो अनाज को किसान के पास से खरीदते हैं, गोदामों में भरते हैं और जब अच्छा भाव आता है तब बेचते हैं। मतलब व्यापारी लोग जो है वो अनाज का उत्पादन नहीं करते, वो एक आदमी से अनाज खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं। वो सिर्फ अनाज को स्टोर करके मुनाफा कमाते हैं। तो जो व्यापारी है वो सेकेंडरी सेल है, बराबर है। मतलब वो अनाज का उत्पादन नहीं करता, लेकिन अनाज जो उत्पादित हुआ है कहीं और पे उसे वो स्टोर करते अपने गोदामों में, वेयर हाउसेस में, और जब अच्छा भाव आए तब बेच देते हैं। वो सेकेंडरी सेल जैसे है। तो सेकेंडरी सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? The cells in which electrical energy is not generated within itself, but previously prepared electrical energy can be stored in it in the form of chemical energy are called as secondary cells or storage cells. इसलिए उनको हम secondary cells या फिर क्या बोलते हैं, storage cell बोलते हैं। जैसे कि अपना lead accumulator है, lead accumulator सेल है, लेकिन वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट नहीं करता। एमएससीबी ने तैयार की हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उस लेड एक्यूमुलेटर में डालते हैं। लेड एक्यूमुलेटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करके अपने अंदर रखता है, और जब लाइन जाती है, लोड शेडिंग होता है, तब वही केमिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब लेड एक्यूमुलेटर इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर तैयार नहीं कर रहा, किसी और ने तैयार की हुई इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर स्टोर कर रहा और जब जरूरत पड़े तब बाहर निकाल रहा। ऐसे सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो इट इज सिमिलर टू द व्यापारी, बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बराबर है ना। तो इस तरह से हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो भाइयों, प्राइमरी सेल की डेफिनेशन वापस से आपके लिए मैं रिपीट करता हूं। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड विद इन इटसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। और उसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल, प्राइमरी सेल है, बराबर है। इलेक्ट्रोजेनिक सेल ढेर सारी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल था अपना सेकेंडरी सेल का, उसकी डेफिनेशन क्या है? द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड विद इन इटसेल्फ फ्रॉम केमिकल एनर्जी, but previously prepared electrical energy can be stored in it in the form of chemical energy is called as secondary cell. तो secondary cell का एग्जाम्पल है लेड एक्यूमुलेटर। अब सेल के टाइप्स कैसे हैं? प्राइमरी रिवर्सिबल, प्राइमरी इरिवर्सिबल, सेकेंडरी इरिवर्सिबल, सॉरी सेकेंडरी रिवर्सिबल। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल है। अब हमारे पास दो टाइप की सेल है, एक क्लासिफिकेशन हमने किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक क्लासिफिकेशन किया हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो प्राइमरी सेल बच्चों दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड रिवर्सिबल सेल, जिसका एग्जांपल है डैनियल सेल। वो प्राइमरी भी है एंड रिवर्सिबल भी है। तो प्राइमरी रिवर्सिबल सेल एंड प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल। प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल का एग्जांपल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ड्राई सेल, लेकलैंचेस सेल। तो प्राइमरी रिवर्सिबल एंड प्राइमरी इरिवर्सिबल, ऐसे प्राइमरी सेल के दो टाइप्स है। सेकेंडरी सेल इज ऑलवेज रिवर्सिबल, इट इज नेवर इरिवर्सिबल। सेकेंडरी सेल्स आर ऑलवेज रिवर्सिबल, दे आर नेवर इरिवर्सिबल, बराबर है। तो सेकेंडरी एंड रिवर्सिबल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल सेकेंडरी सेल्स आर कंपल्सरीली रिवर्सिबल। क्या बोल सकते हैं हम? ऑल सेकेंडरी सेल्स आर कंपल्सरी रिवर्सिबल, बट ऑल रिवर्सिबल सेल्स आर नॉट कंपल्सरी सेकेंडरी। मतलब जो भी सेल सेकेंडरी है वो डेफिनेटली क्या होगी? रिवर्सिबल होगी, लेकिन जो सेल रिवर्सिबल है वो सेकेंडरी होगी ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, बराबर है। तो इस तरह से हम सेल के टाइप्स देख सकते हैं, प्राइमरी रिवर्सिबल एंड प्राइमरी इरिवर्सिबल। तो हमने प्राइमरी रिवर्सिबल का एग्जांपल देख लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लिया डैनियल सेल के नाम से। अब हमें देखना है प्राइमरी एंड इरिवर्सिबल सेल। दूसरा हमने पॉइंट बताया बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने जैसा है। ऑल सेकेंडरी सेल्स आर कंपल्सरीली रिवर्सिबल, बट ऑल रिवर्सिबल सेल्स आर नॉट सेकेंडरी। मतलब आपको अगर ऐसा सवाल आएगा, select the correct Venn diagram which represent the correct relationship between secondary and reversible cell, तो हम proper Venn diagram क्या करेंगे? इस तरह का। तो यह है secondary cell and है reversible cell। तो all secondary cells are compulsorily reversible, but all reversible cells are not
सेकेंडरी। तो इस टाइप के वेन डायग्राम से हम सेकेंडरी एंड रिवर्सिबल सेल का रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऑल सेकेंडरी सेल्स आर रिवर्सिबल, कंपल्सरीली रिवर्सिबल, बट ऑल रिवर्सिबल सेल्स आर नॉट सेकेंडरी, बराबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो सेकेंडरी सेल्स है वो रिवर्सिबल है, मतलब उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए ऑल सेकेंडरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिचार्जेबल सेल्स, बराबर है। ऑल सेकेंडरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिचार्जेबल सेल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिलेशन है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो देखो बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये दो क्लासिफिकेशन था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो प्राइमरी सेल कितने टाइप की है? दो, प्राइमरी रिवर्सिबल, प्राइमरी इरिवर्सिबल। एंड सेकेंडरी का सिर्फ एक ही टाइप होता है, सेकेंडरी एंड रिवर्सिबल। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, जब पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ऑल सेकेंडरी सेल्स आर रिवर्सिबल बट ऑल रिवर्सिबल सेल्स आर नॉट सेकेंडरी। तो उसका वेन डायग्राम का रिलेशनशिप ये है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। अब हम जाएंगे प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल के एग्जाम्पल की तरफ। हमने प्राइमरी रिवर्सिबल का एग्जाम्पल देख लिया है, अब हम देखेंगे प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल, और उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्राई सेल, दैट इज लेक्लांचेस सेल। अब प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल किसे बोलेंगे? वो प्राइमरी भी है और इरिवर्सिबल भी है, तो दोनों डेफिनेशन को जोड़ दो। द इलेक्ट्रोजेनिक सेल दैट कैनॉट बी रिचार्ज is called as primary irreversible cell. Any electrogenic cell that cannot be recharged is called as primary irreversible cell. और इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ड्राई सेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्लांचेस सेल भी बोलते हैं। अब डेफिनेशन, मतलब ये इसकी और इसकी डेफिनेशन वन एंड द सेम है, तो हमने डेफिनेशन का पॉइंट कट कर दिया, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल क्या है? तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रिवर्सिबल सेल। इट इज अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट। यहाँ पे देखो नाम में ड्राई आया है, जनरली केमिस्ट्री में जब ड्राई इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ वाटर, अब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे ड्राई का मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर ऐसा आपको नहीं लेना है, वहाँ पे पानी है लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट में नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्वेंट एंड पानी है सोल्यूट। वापस से देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स आर सॉल्वेंट्स एंड वाटर इज अ सोल्यूट, बराबर है। इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन सॉलिड बनेगा, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है, इट इज अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट बट इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट कंप्लीटली ड्राई, मींस इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस पेस्ट, बराबर है। मतलब यहाँ पे पानी रहेगा सोल्यूट एंड हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रहेगा सॉल्वेंट। ध्यान में आया होगा बच्चों? मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड इन सॉलिड टाइप का, उसे हम पेस्ट बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन जब भी आप लिखोगे तो बच्चों आपको डायग्राम बिल्कुल आनी ही चाहिए, इसलिए डायग्राम निकालने की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखो अब हम कंस्ट्रक्शन कैसे बताएंगे, आप जैसे भी डायग्राम में जो जो पॉइंट्स दिखते हैं वन बाय वन उसे एक्सप्लेन करते जाओ, आपको कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट, ड्राई सेल दैट इज लेक्लांचेस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक वेसल व्हिच एक्ट्स एज अ एनोड इटसेल्फ। तो ये जो अपना प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल, वो जिंक वेसल से बना हुआ है, और जिंक वेसल यहाँ पे किसका रोल प्ले करती है? एनोड का रोल प्ले करती है। जिंक वेसल बच्चों एक रिएक्टिव मेटल में से एक है, बराबर है। और रिएक्टिव मेटल जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो करोड़ हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और मेटल का ईटिंग अप होता है, मेटल डिस्ट्रॉय होते हैं। इसलिए जिंक एक्टिव मेटल है, वो करोड़ ना हो जाए इसलिए हमने उसे बाहर से थिक पेपर से कोट किया है। तो हम कैसे बताएंगे? पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में, ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक वेसल which itself acts as anode. To slow down the rate of corrosion, it is coated with thick paper from the outer side and porous paper from the inner side to avoid direct contact with electrolyte. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में करोजन फास्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में जिंक वेसल डायरेक्ट ना आए, इसलिए हमने अंदर के साइड से पोरस पेपर से क्या किया है? अलाइनिंग किया है। तो पहला पॉइंट बनेगा ये। तो इट इज
made up of zinc vessel which itself acts as an anode. It is coated with thick paper from the outer side and porous paper from the inner side so as to slow down the rate of corrosion to increase the life of cell. दूसरा पॉइंट बनाएंगे हम. At the center of zinc vessel, a graphite rod is inserted which itself acts as a cathode. तो ये जो ग्राफाइट रॉड है बराबर हम सेल के सेंटर में रखेंगे जो किसका रोल प्ले करेगा? कैथोड का. In just vicinity of graphite electrode, aqueous paste of MnO2 and charcoal is placed. तो इलेक्ट्रोड जो है ग्राफाइट का उसको लग के बिल्कुल एकदम क्लोज विसिनिटी में हम क्या रखेंगे? एक्वस पेस्ट रखेंगे MnO2 की एंड चारकोल की. अब जो रीजन बचा है ये वाला, ये रीजन हम फिलअप करेंगे एक्वस पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है. तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोड है, इसके जस्ट विसिनिटी में क्या है? एक्वस पेस्ट है MnO2 एंड चारकोल की. एंड जो भी खाली जगह बची है उस खाली जगह को हम फिलअप करेंगे एक्वस पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 विच आर अवर इलेक्ट्रोलाइट्स. बराबर है. अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक्वस पेस्ट ऑफ MnO2 एंड चारकोल किस लिए फिलअप किया है? तो MnO2 ये डीपोलराइजर का काम करता है और चारकोल जो है वो पानी को पकड़ने का काम करता है. तो चारकोल जो है उसकी पानी की अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे पानी पकड़ के रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? चारकोल का. तो ये है भाई कंस्ट्रक्शन. इतने हम सारे पॉइंट बता सकते हैं. और एक पॉइंट बता सकते हैं, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इज कवर्ड विथ ब्रास कैप फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड द सेल इज कंप्लीटली सील्ड विथ हाई क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक सो एज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर. क्योंकि वाटर अगर पूरी तरह से उड़ जाएगा, टोटली ड्राई बनेगा अपना सेल, तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे और आयंस मूव नहीं हो पाएंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप नहीं होगा. इसलिए अंदर पानी रहना चाहिए, अंदर का पानी इवेपोरेट ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? हाई क्वालिटी प्लास्टिक से सील करते हैं प्रॉपरली. तो इस तरह से हम पॉइंट बता सकते हैं कंस्ट्रक्शन में. आप नोट्स में से पॉइंट पढ़ लो, बहुत आसानी से डायग्राम से आप लिख सकते हो और एक आधा पॉइंट कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब वर्किंग जो है वो हमें देखना है. वर्किंग ऑफ ड्राई सेल कैसा है? अब जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हम सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं कि रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड. तो वर्किंग में हमें यह बताना है कि हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप इन दिस सेल, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम केमिकल एनर्जी, ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हम वर्किंग देखेंगे. तो वर्किंग में दो पॉइंट्स होंगे. तो एक पहला पॉइंट होगा रिएक्शन एट एनोड, दैट इज रिएक्शन एट जिंक वेसल. देखो भाई, तो ड्राई सेल जिसे हम लेक्लांचस सेल के नाम से जानते हैं उसमें जिंक जो है वो एनोड का काम कर रहा है. तो एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होगी? तो जिंक एटम फ्रॉम द जिंक वेसल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn डाइपॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. Loss of electron is called as oxidation. Therefore, this is our oxidation half cell reaction. तो रिएक्शन एट एनोड बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. तो वर्किंग में हम पहला पॉइंट लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड. तो at anode, that is at zinc vessel, zinc atom from the reaction vessel get oxidized to Zn dipositive ion and release the 2 electron. These electron get accumulated on the surface of zinc vessel. That's why zinc vessel becomes negatively charged and negative potential develops on it. तो इस तरह से जिंक वेसल जो है उस पर भाई क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा. बराबर है. और ये रिएक्शन है जिंक सॉलिड गिव्स Zn डाइपॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन. अब ये Zn डाइपॉजिटिव आयन इस पोरस मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे और उसके साथ क्या होता है अब हम बाद में देख लेंगे. फिलहाल इतना ही रिएक्शन को सिंपल रखने के लिए. तो Zn डाइपॉजिटिव आयन के साथ बाद में क्या होता है हम लेटर बाद में देखेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम रिएक्शन एट एनोड को इतना सिंपल रखेंगे, जिंक सॉलिड गिव्स Zn डाइपॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन. इस तरह से जिंक वेसल पर बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू ऑक्सीडेशन. अब जितनी रिएक्शन एट एनोड सिंपल है उतनी रिएक्शन एट कैथोड सिंपल नहीं है. यहाँ आपको बहुत ताकत से ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ेगा. यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर करके लेना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन एट कैथोड उतनी सिंपल नहीं है आसान, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें हैं. तो ये आपको समझ में आएगा इजीली. अब दूसरा पॉइंट जो है वर्किंग में वो है रिएक्शन
at cathode, that is at graphite rod. तो रिएक्शन एट ग्राफाइट रॉड क्या होगी? तो इसको हम सिंपल तरीके से देखेंगे, एकदम से रिएक्शन देखेंगे तो बैलेंस कैसे हुई, एकदम से कहां से कैसे आ गई, तो फिर हमें बहुत सारे किंतु परंतु निर्माण होते हैं, तो हम किंतु परंतु निर्माण होने ही नहीं देंगे, एकदम सिंपल तरीके से देख लेंगे, बराबर है। तो देखो भाई, रिएक्शन एट कैथोड क्या होती है, हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा NH4Cl है ये डिसोसिएट होगा, जितना भी पानी वहां पे है उतना, अब बहुत कम पानी है वहां पे, इसलिए NH4Cl वहां पे डिसोसिएट होगा। कैसे? NH4 पॉजिटिव आयन में एंड Cl नेगेटिव आयन में। तो इनको मैं एक्वस नहीं लिख सकता क्योंकि पानी लार्ज एक्सेस में है नहीं। तो एट कैथोड व्हाट हैपन्स, तो ये समझने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। तो ये जो हमने एक्वस पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 का इस्तेमाल किया था, वहां का जो NH4Cl है वो सबसे पहले क्या होगा, डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन में एंड Cl नेगेटिव आयन में। ये जो अमोनियम आयंस हैं जो तैयार हुए हैं ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, वो डिकम्पोज होते हैं अमोनिया गैस में एंड H पॉजिटिव आयंस में। तो ammonium ion which are formed as a result of dissociation of ammonium chloride undergo decomposition to form ammonia gas and H positive ions, और ये H positive ions फिर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। H पॉजिटिव आयन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो H एटम में कन्वर्ट होंगे और दो H एटम कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, H2 गैस तैयार करेंगे। तो ऐसे ये रिएक्शन सीक्वेंस में होती है, वन बाय वन। तो देखो बच्चों, आपको रिएक्शन बहुत ताकत से, कॉन्सेंट्रेशन से देखनी है। NH4Cl पहले डिकम्पोज हुआ है, फिर अमोनियम आयंस भी डिकम्पोज हुए हैं अमोनिया गैस में NH पॉजिटिव आयन में, और H पॉजिटिव आयन फिर क्या होते होंगे, रिड्यूस होते होंगे। अगर ये रिड्यूस हुए तो किस में कन्वर्ट होंगे, H2 गैस में। अब देख लेते हैं व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट रिएक्शन, बराबर है। अब ये तो रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहां से हम आगे जाएंगे, बराबर है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको अलग ही रखेंगे, इन दोनों रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ये 2H पॉजिटिव कैंसल, तो ऐसा लगता है कि दो NH4 पॉजिटिव आयन ने कैथोड के पास जाकर दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और किस में कन्वर्ट हुआ होगा, NH3 गैस में एंड H2 गैस में, बराबर है। ऐसा लग रहा है हमें कि एट कैथोड ammonium ion which are formed from the ammonium chloride approaches to the graphite and accept two electron and get converted into ammonia gas and H2 gas। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती होगी एट ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब हमने रिएक्शन की तरफ देखा तो भाई हमें डाउट आया कि भाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कौन सी स्टेट में तैयार हो रहे हैं, गैसियस स्टेट में। और हमें पता है कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो लूजली पैक होते हैं, मतलब वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। गैसेस ऑक्यूपाई मच मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो अगर गैसियस प्रोडक्ट तैयार होते जाएंगे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, सेल की बॉडी फूगेगी। देखो फूलेगी वो, हमने देखा है कि मोबाइल की बैटरी जो है कभी कभी स्वेल हो जाती है और उसके कंपार्टमेंट में बैठती नहीं तो उसका पीछे का ढक्कन निकल जाता है बहुत बार, फिर वो बैठता ही नहीं है, हम कोशिश करते लेकिन वो निकल जाता है। तो ऐसी बैटरी स्वेल होती है, और बैटरी स्वेल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर गैसेस तैयार हुए। जैसा हमारा पेट कभी कभी फूल जाता है और बहुत तकलीफ होती है क्योंकि गैसेस तैयार होते हैं, और गैसेस की वजह से जैसे हमें तकलीफ होती है वैसे सेल को भी तकलीफ होती है, गैस फूल जाएगी। तो जिंक वेसल जो है भाई वो थिन रहती है, ज़्यादा मजबूत नहीं रहती, इसलिए गैसेस का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से जिंक वेसल रप्चर हो सकती है, क्रैक हो सकती है, और वहाँ से फिर वाटर भी इवेपोरेट हो सकता है। और वाटर इवेपोरेट हो गया मतलब सेल ड्राई और डेड हो गई, मतलब कुछ काम की नहीं रही। तो इसका मतलब यह है कि जब गैसियस प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो हमारे सेल के लाइफ पर बुरा असर डालते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गैसियस प्रोडक्ट या तो तैयार होने ही नहीं देने, और तैयार हुए हैं तो उनको झट से तुरंत किसी दूसरे सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट में क्या करने, कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन एट कैथोड देखी तो हमें प्रॉब्लम
देखने को मिला कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो गैसियस स्टेट में तैयार हो रहे हैं। तो रिएक्शन आपने देख ली है, समझ ली है, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अमोनिया गैस में और H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। मेन प्रॉब्लम इसी रिएक्शन में है, ये जो अपनी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है उसमें दोनों प्रोडक्ट क्या तैयार हो रहे हैं, गैसेस, और अगर ये गैसेस तैयार होंगे तो इसका सीधा बुरा असर पड़ता है सेल के लाइफ पर। सेल की बॉडी रप्चर हो जाएगी, सेल क्रैक होगी तो पानी वहां से भाग जाएगा इवेपोरेशन होकर, और फिर सेल कंप्लीटली लिटरली ड्राई होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, गैसियस कंपोनेंट्स को तैयार होने ही नहीं देना है, और तैयार होता है तो उसको तुरंत किसी दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग कौन है। जैसे कि हमारे साथ अगर दो लोग कांटेक्ट में आते हैं और दोनों प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो हम सबसे पहले किस आदमी को चुपचाप बिठाते हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे, या जो कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे। अगर समझो दो आदमी है और दोनों न्यूसेंस क्रिएटिंग है, उनका बंदोबस्त करना है, और एक साथ हम दोनों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। देखो बच्चों, इन दोनों गैसेस में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो गैस होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा उसका, बराबर है। अब हम देख रहे हैं अमोनिया के तरफ और H2 के तरफ। हमने देखा कि अमोनिया बिगर भी है साइज में, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, मतलब जो भी पानी यहाँ पे प्रेजेंट है उस पानी में अमोनिया की डिजॉल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पानी के साथ स्ट्रांगली तैयार करेगा। दूसरी बात ये कि अमोनिया पोलर भी है और वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करेगा। तो अमोनिया की पानी में सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द अमोनिया जो गैस स्टेट में तैयार हुआ है वो अवेलेबल वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब अमोनिया पोलर गैस है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार कर सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब ये बेचारा ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं देगा हमें। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल है एंड नॉन पोलर गैस है, सरफेस एरिया भी कम है एंड नॉन पोलर है, तो पानी के साथ वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं तैयार कर पाएगा, और इसलिए पानी में वो लेस सोल्यूबल रहेगा। वो पानी में नहीं गया तो गैसियस स्टेट में रहेगा, और गैसियस स्टेट में रहेगा तो सेल के वॉल पर क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें किसका बंदोबस्त करना है, H2 गैस का। और H2 गैस का बंदोबस्त करने के लिए पहले हमने सुपारी दी रखी है किसको, इस MnO2 को। ये जो MnO2 है भाइयों, ये पहले से हमने सेल में डाल के रखा है, और जैसे ही ये H2 गैस तैयार होगा तुरंत उसका सफाया करेगा कौन, MnO2। तो जस्ट जैसे ये H2 गैस तैयार होगा वो क्या करेगा, MnO2 के साथ रिएक्ट होगा। देखो इसीलिए हमने MnO2 को इस इलेक्ट्रोड के करीब रखा है, जस्ट इन द विसिनिटी रखा है। एज सुन एज H2 गैस इज फॉर्म, MnO2 फटाक से उस H2 गैस पर अटैक करेगा और उसे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो H2 गैस as soon as it is formed comes readily in contact with MnO2 and get converted into H2O liquid, and MnO2 itself get reduced to Mn2O3। H2 गैस जो है वो ट्वाइस MnO2 के साथ रिएक्ट होगा और क्या तैयार होगा, H2O लिक्विड एंड Mn2O3 ये पदार्थ तैयार होगा। अब Mn2O3 सॉलिड स्टेट में है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, और जो H2 गैस था वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। मतलब यहाँ पे तो पानी चाहिए ही चाहिए। मतलब हमने H2 गैस को जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट किया, और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले से ही डीपोलराइजर का इस्तेमाल किया था। डीपोलराइजर कौन है, MnO2, और ये MnO2 H2 को किस में कन्वर्ट करेगा, H2O लिक्विड में। मतलब रिजल्टेंट देखा जाए तो इसमें कैथोड के पास कभी H2 गैस तैयार नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट रिएक्शन, अब इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे H2 गैस तैयार, यहाँ पे H2 गैस कंबाइन हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अमोनियम आयन इस ट्वाइस MnO2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में रिडक्शन में जाएंगे और क्या तैयार करेंगे, ट्वाइस NH3 गैस प्लस Mn2O3 प्लस H2O तैयार करेंगे। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा कि ड्राई सेल में, लेक्लांचस सेल में एट कैथोड व्हिच स्पेसीज अंडरगो रिडक्शन फाइनली, तो आपका आंसर H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। फाइनली कौन रिडक्शन में गया है, MnO2 रिडक्शन में गया है। तो इन ड्राई सेल, इन लेक्लांचस सेल एट कैथोड एज अ रिजल्टेंट finally MnO2 undergo reduction, it
चेंजेस फ्रॉम MnO2 टू Mn2O3। तो देखो यहाँ पे MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट भाइयों कितनी है, +4 है, और जब वो Mn2O3 में कन्वर्ट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है, +3। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है, इन लेक्लैंचेस ड्राई सेल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंजेस फ्रॉम ब्लैंक स्पेस टू ब्लैंक स्पेस। तो आप क्या कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंजेस फ्रॉम +4 टू +3, मतलब कैथोड के पास ना अमोनियम आयन ना H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में गया है, रिडक्शन में एक्चुअली गया कौन है, MnO2। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हियर, +4 टू +3। तो ये है रिजल्टेंट रिडक्शन रिएक्शन हमारी। ये तो मैंने रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन चेंज के लिए दिखाई थी, ये मैं मिटा देता हूं। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन ड्राई सेल। अब व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल तो रिएक्शन है ही, मैं इसके नीचे क्या करूंगा, हाथों हाथ रिडक्शन रिएक्शन लिख लूंगा, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस क्या है, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या क्या मिला है, देखो ट्वाइस NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस Mn2O3। अब इनको ऐड करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन इन लेक्लैंचेस ड्राई सेल, तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हम जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 गिव्स क्या मिलेगा भाइयों, ट्वाइस NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस Mn2O3 प्लस Zn डाइपॉजिटिव आयन। तो दिस इज आवर नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन is nothing but algebraic sum of oxidation half cell reaction and reduction half cell reaction। तो आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, which of the following reaction is the correct net cell reaction in case of लेक्लैंचेस ड्राई सेल। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। तो Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2 गिव्स ट्वाइस NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस Mn2O3। तो दिस इज अवर नेट रिजल्टेंट सेल रिएक्शन। और इसकी वजह से ग्राफाइट रॉड पर देखो, ग्राफाइट रॉड से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इसलिए ग्राफाइट रॉड क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो ड्यू टू रिडक्शन प्रोसेस ग्राफाइट रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो जिंक नेगेटिवली चार्ज हो गया एंड ग्राफाइट रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। जब मैं एक आधा बल्ब यहाँ पे अटैच करता हूँ तो क्या होगा भैया, करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जिंक वेसल टू ग्राफाइट रॉड एक्सटर्नली एंड करंट फ्लो होगा ग्राफाइट रॉड टू जिंक वेसल एक्सटर्नली। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है जिंक टू ग्राफाइट एंड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट, बराबर है। तो इस तरह से हम वर्किंग ऑफ लेक्लैंचेस सेल ड्राई सेल देख सकते हैं। तो आप ये रिएक्शंस प्रॉपरली देख लो, वीडियो को पॉज कर करके रिएक्शंस को समझ लो, बराबर है। अगर ऐसा करोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लिए हैं, इसलिए रिएक्शंस आपको आसानी से समझेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार वीडियो देखो, रिएक्शन फटाक से क्लियर हो जाएंगी, मतलब लर्न भी करने की जरूरत नहीं, जब चाहे तब लिख पाओगे। लेकिन जब हमें नीट में सवाल पूछा जाता है तो फटाक से पूछा जाता है, इतना हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन इन लेक्लैंचेस ड्राई सेल, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेंगे। Which species undergo reduction in लेक्लैंचेस ड्राई सेल, तो आपको याद रखना पड़ेगा MnO2 रिडक्शन में जाएगा। MnO2 अगर रिडक्शन में जाता है तो व्हाट आर द चेंजेस इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 टू +3। तो इस तरह से हम वर्किंग देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने H2 गैस का तो प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन अभी तक अमोनिया गैस का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। अमोनिया बेचारा डिजोल्व हो के कितना होगा, पानी तो पहले से वहां पे कम है, तो अमोनिया डिजोल्व हो के कितना होगा, पूरा तो नहीं होगा। तो फिर बचे हुए अमोनिया का क्या होता है, तो बचा हुआ जो अमोनिया गैस है बच्चों, वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तो देखो जिंक वेसल के पास ऑक्सीडेशन की वजह से क्या तैयार हुए थे, Zn डाइपॉजिटिव आयंस। इस पोरस मेम्ब्रेन से Zn डाइपॉजिटिव आयन इस मिडल रीजन में आते हैं और वहां पर आकर Zn डाइपॉजिटिव आयंस अमोनिया गैस के साथ
कंबाइन होते हैं, बराबर है, और क्या तैयार करते हैं, कॉम्प्लेक्स Zn NH3/4 डायपॉजिटिव, सॉरी NH3/, क्या तैयार होगा, Zn डायपॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया गैस गिव्स Zn NH3/4 डायपॉजिटिव। एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एक कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इस तरह से अमोनिया का भी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। जो हमारा Zn डायपॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट होगा और उस अमोनिया गैस को किस में कन्वर्ट करेगा, सॉलिड आयन में, जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, Zn NH3/4 डायपॉजिटिव आयन। तो इस तरह से अमोनिया गैस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और H2 गैस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ लेक्लांचेस ड्राई सेल, बराबर है, समझ में। अब ये सेल जो है ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार केमिकल्स कंज्यूम हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो वापस हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। इसे यूज एंड थ्रो टाइप का ये सेल है, बराबर है। दूसरी बात ये है बच्चों कि यहाँ पे हमने जिंक वेसल का इस्तेमाल किया है और जिंक एक एक्टिव मेटल है और हमने कितना भी प्रयास किया तो ये मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता ही है। और अगर वो कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, करोड़ होगा, और करोड़ हो गया हो तो जिंक की वेसल क्या होगी, जल्दी डिस्ट्रॉय होगी, तो सेल की लाइफ भी बहुत कम होगी, बराबर है। तो इस सेल का मेन ड्रॉबैक ये है कि एज अ जिंक मेटल इज अ रिएक्टिव वन, इट रेडिली कंबाइंस विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड गेट रेडिली करोडेड, जिसकी वजह से फिर सेल की लाइफ बहुत कम होती है। अब देखो, आपने सेल की कंपनी डाल दी, सेल तैयार किए और फिर आप बेच रहे हो। अब सेल आपने तैयार किया, फिर उसका टेम्पो भरकर, ट्रक भरकर दुकान में सप्लाई किया। अब दुकान में जैसे चलाएंगे लोग टूट तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक नीड नहीं है। दुकान में वो 6-7 महीने रहेंगे, फिर 6-7 महीने के बाद कोई कस्टमर आएगा, वो सेल लेके जाएगा। तो 6-7 महीने वो सेल टिकता नहीं है। अगर हम लेक्लांचस ड्राई सेल की बात करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं है। चाहे तुम कितना भी ट्राई करो, इसका मतलब ये 2 महीने में खराब होगा। अगर ये सेल आपने तैयार किया और किसने लिए नहीं, 2 महीने आपके गोडाउन में पड़े रहे, तो आपका पूरा माल खराब हो जाएगा, लॉस में जाओगे। मतलब इस सेल की लाइफ ज़्यादा नहीं है तो लोग भी इसे खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए ये सेल हम एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते। इसे क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जिंक करोड़ होता है, उल्टा फास्टर करोड़ होता है। क्यों भाई, क्यों फास्टली करोड़ होता है? क्योंकि हमें मालूम है करोजन ऑफ मेटल फास्टन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। समंदर में जहाज जो होता है वो रेडिली करोड़ होता है। मुंबई की गाड़ियां जल्दी करोड़ होती है, जल्दी रस्ट हो जाती है, लेकिन अपनी अकोला की गाड़ियां रस्ट नहीं होती, क्योंकि अकोला में एयर में ह्यूमिडिटी कम है। समंदर के किनारे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो करोजन फास्ट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बराबर है। समंदर के पानी में नाव जल्दी करोड़ होती है और नदी के पानी में नाव जल्दी खराब नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से करोजन फास्ट होता है, इसलिए समंदर के पानी में नाव भी जल्दी खराब होती है। तो ये जो NH4Cl है, ZnCl2 है, ये एसिडिक सॉल्ट्स है, एसिडिक सॉल्ट है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में मेटल का करोजन फास्ट होता है। और ये दोनों के दोनों सॉल्ट एसिडिक इन नेचर है। आप बोलेंगे भाई सॉल्ट कैसे एसिडिक रहते हैं? हमने तो देखा है सॉल्ट आर न्यूट्रल। सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं रहते बच्चों। यह है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सॉल्ट है वीक बेस NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक। Similarly, ZnCl2 भी सॉल्ट ऑफ वीक बेस ZnOH/2 एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक। मतलब ड्राई सेल में एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में जिंक के करोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, करोजन को प्रमोट किया जाएगा, और इसलिए सेल 2 महीने से ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो तुम्हारा सेल भी कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हारी सारी फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी, बराबर है। तो अब क्या करें? सेल की फैक्ट्री तो डालनी है, क्या करें? तो जिस वजह से प्रॉब्लम तैयार हो रहा है उसे हम मिटा देंगे। एसिडिक मीडियम में करोजन फास्ट होता है, अगर हमने बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किया तो
कोरोजन स्लो डाउन होगा, उल्टा स्लो डाउन नहीं, बंद ही हो जाएगा, मतलब सेल की लाइफ बढ़ाने के चांसेस मिल जाएंगे। तो एसिडिक मीडियम में अगर कोरोजन फास्ट होता है तो अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए हमने इस सेल को मॉडिफाई किया और मॉडिफाइड सेल को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन ड्राई सेल बोलते हैं। तो यहां पे एसिडिक मीडियम के जगह पर हमने क्या किया, अल्कलाइन मीडियम इस्तेमाल किया, मतलब इस एसिडिक मीडियम को हमने रिप्लेस किया, और इसे रिप्लेस किया किससे, KOH के सॉल्यूशन से। तो उस ड्राई सेल को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन ड्राई सेल बोलते हैं। और अल्कलाइन ड्राई सेल की जो लाइफ है वो 3-4 साल तक बढ़ गई। देखो 2 महीने कहाँ और 3-4 साल कहाँ, तो ये फर्क पड़ता है बेसिक मीडियम का। तो हम इस सेल को मॉडिफाई करते हैं, ये हम एक्चुअल जिंदगी में यूज नहीं करते, ये सेल आपको दुकान में मिलता भी नहीं है। दुकान में जो सेल मिलता है वो अल्कलाइन ड्राई सेल होता है, जिसके लाइफ 2 से 5 साल तक हो सकती है। वो किस वजह से, इस एसिडिक मीडियम को हटाने की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, वर्किंग देखेंगे किसका, अल्कलाइन ड्राई सेल का भी। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।